Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about the ion channels. इससे पहले हमने कुछ important terms देखे थे related to न्यूरॉन फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आयन चैनल्स के बारे में टोटल डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले टर्म्स देख लिए, आयन चैनल्स देख लिए. ये दो चीज़ें अगर क्लियर हो जाएगी तो उसकी जो फंक्शनिंग है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं नेट के एग्जामिनेशन में, तो वो चीज़ आसान हो जाएगी इसके बाद. तो पहले आयन चैनल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जनरेशन, प्रोपगेशन एंड ट्रांसमिशन. नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती है, कैसे प्रोपगेट होती है और कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आयन चैनल्स क्या है? ये बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं. कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. यहाँ पे हम एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो न्यूरॉन में एक्सॉन जो है, एक्सॉन की लेयर जिसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसे एक्सोलेमा कहा जाता है, या पूरे न्यूरॉन की कह लो तो उसे न्यूरिलेमा कहा जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सोलेमा और न्यूरिलेमा की अगर बात होगी तो ये टर्म्स किससे रिलेटेड हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. न्यूरिलेमा या एक्सोलेमा. और एक्सोप्लाज्म अगर कहेंगे या न्यूरोप्लाज्म कहेंगे तो ये साइटोप्लाज्म की बात हो रही है. ठीक है. साइटोप्लाज्म इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे ये वाला है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं. आयंस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल जिन पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो. जैसे सोडियम है तो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, क्लोराइड है नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है. ऐसे ही जो आयंस होते हैं इनका आवागमन करने के लिए कुछ पाथवेज प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम डायग्राम देखें या मॉडल देखें तो वो कौन सा मॉडल है? लिपिड बायलेयर का. लिपिड बायलेयर में भी बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है. इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिपिड बायलेयर है जहाँ से आयंस अंदर नहीं आ सकते. तो आयंस को अंदर ले जाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यही प्रोटीन्स आयन चैनल्स का काम करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ठीक है. तो आयन चैनल्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. कुछ गेटेड हो सकते हैं जिनमें गेट्स प्रेजेंट हो, फ्लैप हो, जब वो खुलेगा तभी आयंस अंदर आ सकते हैं. कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई भी गेट प्रेजेंट ना हो, आयंस अंदर बाहर आसानी से जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के. कुछ एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, कुछ गेटेड होते हैं, कुछ बिना गेट के होते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, तो टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे. पहले आयन चैनल्स को समझ लेते हैं. ये जो आयंस हैं इनका, आयन चैनल्स क्या है? चैनल्स का मतलब है यहाँ पे पाथवे, किसके लिए? आयंस के लिए. आयंस के अंदर और बाहर ले जाने के लिए. अंदर की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और अगर बाहर की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर. इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा होते हैं. ठीक है. इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में कि सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा हैं, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर है, और अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर है. पोटेशियम की वजह से नहीं, पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है. ठीक है. तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स हैं ये आयन चैनल्स हैं जो अंदर और बाहर आयंस को ले जा सकती है. और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि कोई स्पेशल, अगर हम किसी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या एक आयन चैनल की बात कर रहे हैं जो किसी आयन को बाहर से अंदर की डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो वो उसे अंदर से बाहर ले जाने के लिए कैपेबल नहीं होगा. वो केवल एक ही डायरेक्शन में किसी आयन का फ्लो करवा सकता है. ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, और यही चीज़ हेल्प करती है ये जो इम्पल्स है इसकी जनरेशन और इसके प्रोपगेशन के लिए. ठीक है. तो आयन चैनल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आयन चैनल्स क्या हैं? आयन चैनल्स आर बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच अलाउ आयंस टू पास थ्रू इट. सिंपल. आयन चैनल्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं जो लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट होती है. लिपिड बायलेयर, इसमें जो सल्यूबल आयंस हैं, ये जो वाटर सल्यूबल आयंस हैं, इनका अंदर को एंट्री को प्रिवेंट कर देती है. इसलिए केवल और केवल ये प्रोटीन्स चैनल्स के थ्रू, या जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिन्हें हम आयन चैनल्स कह रहे हैं, उन्हीं के थ्रू आयन बाहर से अंदर की ओर एंटर कर पाते हैं, उनकी एंट्री हो पाती है. ठीक है. द सल्यूबल आयंस, जिन्हें हम चार्जिंग कैरिंग, जो चार्ज कैरी कर रहे हैं, जिन्हें चार्ज आयन कह रहे हैं हम, कैन नॉट पेनिट्रेट द लिपिड बायलेयर, सो द ओनली पैसेज फॉर आयंस इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. उनके पास केवल और केवल
एक ही पाथवे बच जाता है और वो क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और इन केस जहाँ पे ये प्रोटीन्स हेल्प कर रही हैं इनके आवागमन के लिए, तो ये प्रोटीन्स क्या कहलाएगी, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कर रही है, इसलिए इन प्रोटीन्स को हम आयन चैनल्स कह रहे हैं क्योंकि वो पाथवे दे रही है उनको। When ion moves, they create electrical current which change the resting membrane potential। और हमारा मेन मकसद क्या है, नर्व इम्पल्स कब जनरेट होगी, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, सेल रेस्टिंग से एक्शन वाली कंडीशन में आएगी। और ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस में चेंज आएगा। ठीक है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, फिर उसके बाद जो बाहर का पॉजिटिव है वो अंदर आ जाए और अंदर का नेगेटिव बाहर चले जाए, या हो इसी का मतलब है कि जो अंदर है उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाए। पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, तो ये चार्ज में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, और इसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाता है। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर में काफ़ी टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और इनकी क्या क्या फंक्शनिंग है ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक डायग्राम और है जिसके थ्रू और आसानी से दिखाया गया है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स दिखाए गए हैं, ऐसे ही पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, कैल्शियम के लिए, क्लोराइड के लिए अलग अलग आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सोडियम चैनल्स है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सोडियम चैनल है वो सोडियम की केवल अंदर की ओर एंट्री कर पाते हैं, और पोटेशियम चैनल्स पोटेशियम की बाहर की ओर एंट्री करवा पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप है जो एटीपी की मदद से काम करता है। ये 3 सोडियम को बाहर की ओर और 2 पोटेशियम को अंदर की ओर शिफ्ट कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीकेज आयन चैनल्स, जिनमें कोई भी गेट प्रेजेंट नहीं होता है। ये अपने आप ही खुले हुए रहते हैं और ये आराम से एंट्री करवा पाते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, जिसी का भी आयन चैनल है। मतलब लीकेज आयन चैनल जो होंगे वो अलग अलग स्पेसिफिक आयंस के लिए अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक लीकेज चैनल है और उसके अंदर से सोडियम भी, पोटेशियम भी, क्लोराइड भी, कैल्शियम भी सबकी एंट्री हो रही है। सबके लिए अलग अलग होते हैं। सोडियम के लिए सोडियम लीकेज चैनल, पोटेशियम के लिए पोटेशियम लीकेज चैनल, कैल्शियम के लिए कैल्शियम लीकेज चैनल, ऐसे ही क्लोराइड के लिए क्लोराइड लीकेज चैनल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोडियम एंड पोटेशियम है। गेटेड आयन चैनल्स, जिनमें गेट प्रेजेंट हो, फ्लैप प्रेजेंट हो, और ये गेट तभी खुलेगा जब कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस यहाँ पे आके बाइंड होगा या स्टिमुलस क्रिएट करेगा कुछ चेंजेस, उसकी वजह से चेंज आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आता है प्रोटीन में, क्योंकि ये जो आयन चैनल्स है वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स के कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से ये जो गेट होते हैं ये खुल जाते हैं और फिर स्पेसिफिक आयन अंदर या बाहर एंट्री कर सकता है। इसमें भी अलग अलग होते हैं, सोडियम के लिए सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम के लिए पोटेशियम गेटेड चैनल, ऐसे ही क्लोराइड और कैल्शियम के लिए भी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम भी है। कैल्शियम की भी कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लोराइड यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट है एटीपी डिपेंडेंट आयन चैनल्स, मतलब जहाँ पे एटीपी यूज़ की जाए, एनर्जी यूज़ की जाए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। बाकी के तो ये 2 चैनल्स थे, इनमें एटीपी यूज़ नहीं की जाती थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन के अलोंग, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहाँ पे एटीपी देके, एनर्जी देके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है आयंस का। मतलब ये 2 चैनल्स जो होंगे जहाँ पे कम कंसंट्रेशन होगी आयंस को वहाँ फेंकेंगे, लेकिन जो एटीपी डिपेंडेंट आयन चैनल्स हैं वो कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी उस साइड में आयंस को फेंकेंगे, जहाँ पे पहले से ही पहले ही आयन ज़्यादा है, फिर उसके बाद उस आयंस को वहीं उसी जगह पे वापस से इसकी एंट्री करवाएंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है और यहाँ पे कंसंट्रेशन के अलोंग साइड, अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, गेटेड चैनल्स में भी डिफरेंट टाइप के 4 गेटेड चैनल्स होते हैं। सबसे पहला है वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा है लाइगेंड गेटेड चैनल, तीसरा है मैकेनिकल गेटेड चैनल एंड चौथा है थर्मली गेटेड चैनल। और जो एटीपी डिपेंडेंट आयन चैनल्स होते हैं उनमें सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएच पंप आते हैं।
लीकेज चैनल्स सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम के लिए अलग अलग होती हैं। इनमें जो वोल्टेज गेटेड चैनल है इनमें भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए अलग अलग वोल्टेज चैनल्स होंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का मतलब है जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है या वोल्टेज में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से ये वाले जो गेट हैं इन चैनल्स के गेट खुल जाएंगे। लाइगेंड गेटेड चैनल, इन्हें केमिकली गेटेड चैनल भी कहा जाता है। जब कोई स्पेसिफिक केमिकल आके यहाँ पे इस प्रोटीन पे, क्योंकि आयन चैनल्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पे आके बाइंड होगा तब जाके इसके गेट खुलेंगे किसी स्पेसिफिक आयन की एंट्री के लिए। मैकेनिकल गेटेड चैनल और थर्मल गेटेड चैनल, मैकेनिकल चेंजेस और थर्मल चेंजेस होने की वजह से इनके गेट ओपन होते हैं। तो इन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले लीकेज आयन चैनल्स। लीकेज आयन चैनल्स क्या है? अनरेगुलेटेड मूवमेंट्स ऑफ आयंस। इनमें जो मूवमेंट है आयंस का ये अनरेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कोई भी गेट प्रेजेंट नहीं है, ये हमेशा खुले हैं, तो इसलिए अनरेगुलेटेड इनका एक्सचेंज होता रहता है। गेट्स आर नॉट प्रेजेंट, चैनल्स रैंडमली ओपन्स एंड क्लोजेस। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीकेज चैनल। इन दो के अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन ये दो मेन है इन केस ऑफ न्यूरॉन। और वो दो क्या है? सोडियम लीकेज चैनल एंड पोटेशियम लीकेज चैनल। क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का जो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैल्शियम गेटेड चैनल्स भी होते हैं और क्लोराइड गेटेड चैनल्स भी होते हैं। इनका यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं है, इसलिए इनको साइड में रख दिया जाता है। मेनली आपको सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स के बारे में ही डिस्कस होते हुए दिखेगा। एक्सोलेमा और न्यूरिलेमा, जो हम क्या कह रहे हैं, लाइनिंग है एक्सॉन की, जिन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे न्यूरिलेमा या एक्सोलेमा कहा जाता है। हैज़ मेनी पोटेशियम लीकेज चैनल्स कंपैरेटिव टू सोडियम लीकेज चैनल। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरिलेमा या एक्सोलेमा है इसके पास लीकेज चैनल्स में पोटेशियम लीकेज चैनल्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू सोडियम लीकेज चैनल। सोडियम लीकेज चैनल्स की संख्या कम होती है, पोटेशियम की ज़्यादा होती है, और अंदर साइड पोटेशियम ज़्यादा है, तो पोटेशियम जो है वो बाहर की ओर जाता रहता है। ठीक है, इसकी वजह से जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये मेंटेन रहता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि किस तरीके से ये जो लीकेज चैनल है ये मेंटेन रखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। उस समय डिटेल में हमको समझ में आ जाएगा। अभी हमको इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सोलेमा या न्यूरिलेमा है इसमें पोटेशियम लीकेज चैनल्स की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। सो मेम्ब्रेन्स परमिएबिलिटी टू पोटेशियम इज़ हायर देन सोडियम। अब परमिएबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? जिसमें ज़्यादा लीकेज चैनल्स हैं वो आयन्स ज़्यादा बाहर जाएंगे, जिनके आयन चैनल्स ज़्यादा प्रेजेंट है। तो परमिएबिलिटी जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, वो किसके लिए ज़्यादा परमिएबल होगी? उस पर्टिकुलर आयन के लिए। और वो पर्टिकुलर आयन क्या है? पोटेशियम। लीकेज चैनल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द न्यूरॉन। इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये पूरी न्यूरॉन पे प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक या लोकेशन नहीं है, ये पूरे ही न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है लीकेज चैनल्स का। यहाँ पे जो लीकेज चैनल है वो क्लोज है, ये रैंडमली क्लोज और ओपन होते रहते हैं। और यहाँ पे ये ओपन वाला है, जब कोई स्पेसिफिक आयन अंदर आ रहा है तो ये अपने आप ही ओपन हो जा रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम की एंट्री ये बाहर को करवाते हैं और सोडियम की एंट्री अंदर को करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं, किसी एक डायरेक्शन के लिए ही, किसी एक डायरेक्शन में ही कैपेबल हैं किसी आयन की फ्लो के लिए। तो किस तरीके से फ्लो करते हैं? पोटेशियम को बाहर की ओर एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड की तरफ और सोडियम को अंदर की ओर इंट्रा सेलर फ्लूइड की ओर। ठीक है, और ऐसा क्यों है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा पाते हैं? क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग साइड काम करते हैं। हमने कहा था जो गेटेड आयन चैनल्स हैं और लीकेज आयन चैनल्स हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। राइट, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम का फ्लो ये बाहर की ओर करवाएंगे। सोडियम बाहर को ज़्यादा है तो सोडियम चैनल्स सोडियम की अंदर को एंट्री करवाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग साइड। ठीक है, इसलिए ये एक डायरेक्शन में फ्लो करवा पाते हैं, पोटेशियम को बाहर की ओर और सोडियम को अंदर की ओर। और सोडियम पोटेशियम के लिए अलग अलग लीकेज चैनल्स होते हैं।
एक के लिए कोई स्पेसिफिक लीकेज चैनल होगा जिसे सोडियम लीकेज चैनल कहेंगे, और दूसरे के लिए पोटेशियम लीकेज चैनल। एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर एंट्री करवाएगा। ठीक है। दूसरा आयन चैनल है गेटेड आयन चैनल्स। इसमें 4 टाइप के अलग अलग आयन चैनल्स होते हैं। इनमें रेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड परमिट्स मूवमेंट ओनली व्हेन ओपन। हाँ, इसमें रेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ आयन्स होते हैं। आयन का जो मूवमेंट है वो रेगुलेटेड है। पहले वाले में अनरेगुलेटेड था, क्योंकि वो लीकेज चैनल्स थे, वो ओपन रहते थे, वो रैंडमली अपने आप ही ओपन और क्लोज हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये गेटेड चैनल्स हैं। कोई स्पेसिफिक स्टिमुलाई जब काम करेगा तभी जाके इनके गेट ओपन होंगे, और जो आयन का मूवमेंट होगा वो रेगुलेटेड होगा। जैसे ही आयन का मूवमेंट हुआ उसके बाद ये गेट फिर से क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ही इन्होंने ट्रांसपोर्ट करवाया फिर गेट बंद हो जाएगा, और ज़्यादा आयंस नहीं आ सकते। जितने सफिशिएंट है उतने ही ये एंट्री करवा पाता है। गेट्स आर प्रेजेंट एंड ओपन व्हेन कन्फर्मेशनल चेंजेस अकर्स इन प्रोटीन। ये गेट किस टाइम पे ओपन होते हैं? जो गेट हैं ये किसके हैं? ये प्रोटीन्स के तो हैं। और जैसे ही प्रोटीन में कोई कन्फर्मेशनल चेंज आया स्टिमुलस की वजह से, तो गेट ओपन हो जाएंगे। और क्लोज भी इसी की वजह से होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ओपन और क्लोज ये गेट होते रहते हैं। इनमें सबसे पहला जो हमने देखा था वो था वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन्स और क्लोजेस इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन वोल्टेज, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जैसे ही चेंज आएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज, और ये चार्ज का जो सेपरेशन है वो जैसे ही चेंज होगा, बाहर का चार्ज जो था वो अंदर की ओर शिफ्ट होने लगेगा। तो ऐसे ही जैसे ये चेंज होगा, हमने कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। जैसे ही ये -70 मिलीवोल्ट -50 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। किसकी वजह से? मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होने की वजह से, वोल्टेज में चेंज होने की वजह से। तो ये अपने आप खुल जाएंगे, और खुलेंगे तो फिर एंट्री होगी। या तो वो सोडियम की एंट्री करवाएंगे, या तो सोडियम जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा, या सोडियम जो है वो अंदर को आएगा। ऐसे ही ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है। ये भी स्पेसिफिकली 2 टाइप के होते हैं मेनली, पोटेशियम और सोडियम। और भी होते हैं इसके अलावा कैल्शियम एंड क्लोराइड भी, लेकिन उनका जिक्र ज़्यादा नहीं किया जाता है, तो इसलिए 2 मेन क्या है, यही 2 है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैज़ 1 एक्टिवेशन एंड 1 इनएक्टिवेशन गेट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन गेट भी प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेशन गेट पहले खुलता है सोडियम की एंट्री के लिए, और इनएक्टिवेशन गेट बंद होता है ताकि सोडियम फिर बाहर की ओर एंट्री न कर पाए, और उस बीच चलता है आपका रिफैक्ट्री पीरियड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखिए कि एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन गेट, 2 गेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। व्हेन एक्टिवेशन गेट ओपन्स, सोडियम रश इनटू द सेल। सोडियम बाहर की ओर जाता है, और ये जो गेटेड चैनल्स होते हैं ये भी अलॉन्ग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इसलिए बाहर से अंदर की ओर सोडियम की एंट्री होगी बाय द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। हेल्प इन जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इनकी लोकेशन किस तरीके से है? ये लोकेशन इनकी होती है नोड्स ऑफ रॉनवेयर इन द माइलिनेटेड एक्सॉन, होल लेंथ ऑफ एक्सॉन इन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड एक्सॉन टर्मिनल। सबसे पहले तो ये जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने कहा जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल यानी कि डीपोलराइजेशन की तरफ जैसे ही शिफ्ट होगा वैसे ही ये खुलते हैं। और ये डीपोलराइजेशन केवल और केवल सोडियम की जो अंदर की ओर एंट्री है, चार्ज में जो चेंज आया, इसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसलिए एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। लोकेशन इनकी नोड्स ऑफ रॉनवेयर में है। माइलिनेटेड एक्सॉन की अगर हम बात करें, माइलिनेटेड एक्सॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी चैनल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ज़्यादा चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जो नोड्स हैं, नोड्स ज़्यादा परमिएबल होती है। और यहाँ पे तो ये इंसुलेट हो गया, तो बीच में जहाँ पे पोर्शन बच गया नोड्स ऑफ रॉनवेयर, यहाँ पे क्या होते हैं? ज़्यादा सोडियम या पोटेशियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं, वोल्टेज गेटेड। ठीक है। होल लेंथ ऑफ एक्सॉन इन केस ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। अगर माइलिन शीट नहीं है तो पूरी लेंथ में ये वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होंगे, और थोड़े वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक्सॉन टर्मिनल में भी प्रेजेंट होते हैं।
और मेनली यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, इसलिए कैल्शियम का भी यहाँ पे मेन रोल है। किस तरीके से हेल्प करते हैं आगे हम देखेंगे। ये डायग्राम है वोल्टेज गेटेड चैनल्स का। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, -70 मिली वोल्ट। जैसे ही ये -50, यहाँ पे -50 दिखा गया है, -55 मिली वोल्ट पे जैसे ही ये पहुँचता है तो वैसे ही ये जो गेट है यहाँ पे ये गेट क्लोज था, ये गेट ओपन हो जाता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के केस में यहाँ पे नीचे से एक और फ्लैप होता है जिसे इनएक्टिवेशन गेट कहते हैं, और ऊपर वाला एक्टिवेशन गेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे एक इनएक्टिवेशन गेट भी होता है। तो इस तरीके से डायग्राम है किसका, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल का। ऐसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल्स भी होगा। नेक्स्ट है लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड गेटेड चैनल को केमिकली गेटेड चैनल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल आके बाइंड होता है। जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल के केस में वोल्टेज में जैसे ही चेंज हो रहा था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जैसे ही चेंज हो रहा था, वैसे ही गेट ओपन हो रहा था। यहाँ पे केमिकल की वजह से कोई स्पेसिफिक केमिकल आके बाइंड होगा, तब जाके कोई स्पेसिफिक जो चैनल है, ये लाइगेंड गेटेड चैनल है, वो खुलेगा। opens and closes in response to the binding or dissociation of specific chemical messenger। जैसे एसिटल कोलिन है, डोपामीन है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर से, मतलब केमिकल से। तो जैसे ही केमिकल के साथ ये जैसे केमिकल बाइंड होगा यहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ, यानी कि इस चैनल के साथ, वैसे ही क्या होगा, ये गेट होगा, ओपन होगा, और उसके बाद सोडियम की एंट्री हो पाएगी या पोटेशियम की एंट्री हो पाएगी। ठीक है, किसी स्पेसिफिक केमिकल की एंट्री नहीं होगी, ये याद रखना है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम की ही एंट्री होगी। व्हेन लाइगेंड बाइंड विद रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड चैनल्स के पास रिसेप्टर भी होता है। ठीक है, तो रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद जब ये केमिकल बाइंड होगा, तब जाके इनके गेट खुलेंगे। किसके लिए, आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये केमिकल ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ये चीज़ माइंड में रखनी है। लोकेशन इनकी डेंड्राइट्स एंड द सोमा ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी। इसके अलावा जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जैसे हुए, तो कीमो रिसेप्टर्स क्या है, यही चीज़ है। तो लाइगेंड गेटेड चैनल्स हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स में भी होते हैं। जैसे ही केमिकल चेंजेस हो गया, या जो बाहर कोई स्टिमुलस, कोई केमिकल स्टिमुलस है, उसकी वजह से ये गेट ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। और डेंड्राइट्स एंड सोमा में भी ये प्रेजेंट है, क्योंकि एसिटल कोलिन जो है, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल साइनेप्सिस बनते हैं, तो केमिकल साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी सेल बॉडी के डेंड्राइट्स से आके बाइंड होते हैं, और इन डेंड्राइट्स में यही लाइगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से गेट ओपन हो पाता है सोडियम और पोटेशियम की एंट्री या उसके आउटफ्लो के लिए। ठीक है, तो ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं। यहाँ पे ये लाइगेंड दिखाया गया है, बाइंड हो चुका है यहाँ पे, इसके लिए एक रिसेप्टर था। यहाँ पे कोई भी लाइगेंड बाइंड नहीं हुआ था, इसलिए ये जो चैनल है ये क्लोज है। जैसे ही कोई लाइगेंड या कोई केमिकल आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तो वैसे ही ये चैनल ओपन हो जाता है, और उसके बाद किसी स्पेसिफिक आयन की एंट्री करवाने में हेल्प कर सकता है। और ये एंट्री किसकी होती है, सोडियम की। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। मैकेनिकली गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, हमने देखा कि 4 टाइप के होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल एंड थर्मल गेटेड चैनल। तो मैकेनिकली गेटेड चैनल क्या है, दे ओपन्स एंड क्लोजेस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग, प्रेशर एंड अदर मैकेनिकल स्टिमुलस। कोई मैकेनिकल चेंज होगा अगर इन्वायरमेंट में, तब जाके ये जो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन होंगे और अलाउ करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन। लोकेशन इनकी है सेंसरी रिसेप्टर्स में। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं, उन्हीं को सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो मेनली अगर हम कहें बात, तो कुल मिला के जो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स पे, किसकी, सेंसरी न्यूरॉन्स की। ठीक है, थर्मली गेटेड चैनल्स opens and closes in response to change in temperature। थर्मली गेटेड चैनल से टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से ये ओपन और क्लोज होंगे। जैसे कोल्ड और हॉट टेम्परेचर, इसकी वजह से इनमें
ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी सीन है वो क्रिएट होगा। इनकी लोकेशंस भी वहीं पे होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स में। इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आएगा उसकी वजह से सेंसरी रिसेप्टर्स इसे एक्सेप्ट करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से ये इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो भी इम्पल्स जनरेट होगी वो सब चीज़ें। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। अब लास्ट है एटीपी डिपेंडेंट आयन चैनल्स, जिनमें क्या आते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, जो किसकी मदद से पंप कर पाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, एटीपी की मदद से, इसलिए एटीपी डिपेंडेंट आयन चैनल्स। सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, these channels are dependent on ATP और एनर्जी फॉर देयर फंक्शनिंग। मतलब जो भी सोडियम को बाहर की ओर और पोटेशियम को अंदर की ओर ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये किसकी मदद से कर पाते हैं, एनर्जी, जो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। These uses ATP to pump 3 sodium ions outside and 2 potassium ions inside against their concentration gradient। केवल यही ये जो चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स कैपेबल होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करने के लिए। सोडियम को बाहर की ओर डाल रहे हैं, पहले से ही सोडियम बाहर ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये सोडियम की एंट्री बाहर की ओर करवा रहे हैं, और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो इसके बावजूद भी ये पोटेशियम को अंदर की ओर पंप कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एटीपी। एटीपी यहाँ पे है, एनर्जी की वजह से इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है एनर्जी दे के। ठीक है, लोकेशन इनकी वही है, इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन। जैसे लीकेज चैनल पूरी न्यूरॉन में प्रेजेंट होते थे, डेंड्राइट्स में भी, सेल बॉडी में भी, एक्सॉन में भी, एक्सॉन टर्मिनल में भी, ये भी पूरी लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ये डायग्राम है सोडियम पोटेशियम पंप का। यहाँ पे ये जो है ये लिपिड बायलेयर है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है, जो एटीपी की मदद से दो पोटेशियम को अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है और तीन सोडियम को बाहर की ओर एंट्री करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर की तरफ पहले ही पोटेशियम आयंस ज़्यादा हैं, फिर भी 2 पोटेशियम आयन किधर को एंटर कर रहे हैं, अंदर की ओर, और बाहर को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहले ही सोडियम ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये 3 सोडियम को बाहर की ओर फ्लो करवा रहा है, ये बाहर की ओर फेंक रहा है एक्टिवली। था आयन चैनल्स के बारे में। आयन चैनल्स की फंक्शनिंग क्या क्या होती है, 3 मेन टाइप के होते हैं, लीकेज आयन चैनल्स, गेटेड आयन चैनल्स एंड एटीपी डिपेंडेंट आयन चैनल्स। ये सारे किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस टाइम पे ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं। गेटेड के केस में किसी में अनरेगुलेटेड आयन फ्लो था, किसी में एटीपी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे थे, ये अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आयन चैनल्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आयन चैनल्स बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हैं, जो आयंस की एंट्री और उसका आउटफ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आयन चैनल्स थे, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी। इसके बाद एक लास्ट है फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स जो है, या न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है, वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सबसे पहले नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो चेंजेस आएंगे वो सबसे पहले होंगे। उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, आगे बढ़ेगी नर्व इम्पल्स। किस तरीके से आगे बढ़ती है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में, ये हम इसमें जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से ये ट्रांसमिट होती है, साइनेप्सिस क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो होगी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स पे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से CSI नेट में क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, ये जो एक्शन पोटेंशियल है वहाँ से। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में समझना ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। थैंक यू सो मच।